साथियों, हाल ही के अंदर मणिपुर में आदिवासी यूनियनों के प्रदर्शन के चलते हिंसा भड़क गई है। हिंसा भड़क गई है और ऐसा हुआ है कि मणिपुर जो है वो पूरे देश में फिलहाल ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर अगर आप देखें तो आप ट्विटर पर मणिपुर को ट्रेंड करते हुए, नॉर्थ ईस्ट को ट्रेंड करते हुए देख सकते हैं। तो पूरी कहानी क्या है आज के सेशन में बताएंगे। इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है। सुर्खियों में अगर बात की जाए तो मणिपुर के अंदर दंगाइयों को शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया है। मणिपुर के अंदर जो रिजर्व फोर्स है हमारी सीआरपीएफ की, जो आरएएफ है, रैपिड एक्शन फोर्स जो है, उसकी बटालियंस को मणिपुर भेज दिया गया है। तो मणिपुर में आफ्टर ऑल ऐसा क्या हुआ जिसके कारण हिंसा भड़की है, आज के सेशन में उस विषय पर चर्चा की जाएगी। और इस हिंसा की तस्वीरें साझा की हैं एमसी मैरी कॉम, जो मणिपुर से बिलोंग करती हैं, जो कि एक बहुत ही वेटरन खिलाड़ी हैं, बहुत ज़्यादा नाम आपने सुना है, जिनके ऊपर फिल्म बनी हुई है। उन्होंने माई स्टेट मणिपुर इज बर्निंग इस तरह से एक ट्वीट करके सबको अपनी तरफ ध्यान दिलाया है कि मणिपुर इस समय बहुत ज्यादा विकट स्थितियों में बीत रहा है। आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। बड़ी संख्या में यहां पर घरों को जलाया जा रहा है, साथ में बड़ी मात्रा में यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स पहुंच दी गई है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया, इवन नाइट कर्फ्यू तक यहां पर लगाया गया है। देश के गृह मंत्री के द्वारा यहां के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, इनके साथ बातचीत की गई है। मणिपुर के अंदर हुई हिंसा को सभी प्रकार से तुरंत निपटने के आदेश दिए गए हैं और जो अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं सीआरपीएफ के, उनसे बना हुआ एक बटालियन, जिसे रैपिड एक्शन फोर्स कहा जाता है, जो दंगाइयों और मतलब जो उपद्रवी होते हैं उनसे निपटने के लिए बनाई गई फोर्स है एक तरह से, उसको वहां पर भेज दिया गया है। ठीक है ना। अब सवाल शुरू करते हैं कि ये आफ्टर ऑल हुआ क्या है, कैसे हुआ है, जरा इधर देखिएगा। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है शूट एट साइट ऑर्डर, मतलब दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाए, यह ऑर्डर जारी कर दिया गया है गवर्नर के नाम पर। गवर्नर यहां पर कौन है? रणजीत सिंह है। ट्विटर पर अगर आप देखते हैं नॉर्थ ईस्ट टॉप ट्रेंडिंग में है। ठीक है, बुधवार के शाम में आदिवासियों की घटना है, समझना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को लोकेशन बता देते हैं और फिर पूरे मुद्दे को ब्रीफ में आपको सारी बातें समझा देंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की, तो भारत के पूर्व में स्थित ये वाले जो राज्य हैं बहुत सेंसिटिव हैं। बहुत सेंसिटिव कैसे हैं? क्योंकि चारों तरफ ये जो क्षेत्र है ये हमारे दुश्मनों से घिरा हुआ है, और नहीं तो ऐसे क्षेत्रों से घिरा हुआ है जो अशांत हैं। जैसे अधिकांश हिस्सा इस पूरे नॉर्थ ईस्ट का चीन के साथ बॉर्डर बनाता है, बचा हुआ जो हिस्सा है म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाता है, और तीसरा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाता है। यानी इन 7 राज्यों की अगर हम सीमा देखें तो एक तरफ भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, बांग्लादेश से निकल के आने वाले बांग्लादेशियों की समस्या, म्यांमार में चल रही अशांति के चलते यहां से आने वाले म्यांमारी लोगों की संख्या, और चीन से भेजा जा रहा यहां पर बड़ी मात्रा के अंदर देश को तोड़ने के लिए राशन सामान या फिर गोला बारूद, उन सब के चलते ये क्षेत्र एनी टाइम बड़े ही अशांत रहने वाली स्थिति में हुआ करते थे। कुछ दिनों से यहां बड़ी शांति चल रही है, लेकिन अचानक मणिपुर अगर आप इसे नोटिस करें तो ये रहा मणिपुर, जिसको अगर आप बॉर्डर से समझें तो काफी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए साथियों, मणिपुर का एक तरफ बॉर्डर साझा होता है आसाम के साथ, एक तरफ बॉर्डर साझा होता है म्यांमार के साथ। आप इधर देखें, यह आपको मणिपुर दिखाई दे रहा है, यह दिखाई दे रहा है, इसका एक तरफ बॉर्डर साझा हो रहा है आसाम के साथ, एक तरफ बॉर्डर साझा हो रहा है म्यांमार के साथ। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, इसके एक तरफ है नागालैंड और एक तरफ है मिजोरम। ठीक है, अगर आपने इस चीज को ध्यान से देख लिया कि इसके एक तरफ म्यांमार है, तो बहुत सी बातें तो आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो गई होंगी कि म्यांमार के अंदर इन दिनों बहुत विकट परिस्थितियां चल रही हैं। क्या विकट परिस्थितियां चल रही हैं? लोकतंत्र यहां बचा नहीं है, सेना जो है वो आए दिन मतलब सीधा बंदूकों से भून दे रही है लोगों को, है ना। तो ऐसी स्थिति में म्यांमार के अंदर से बड़ी मात्रा में लोग इस राज्य के अंदर माइग्रेट करके आ रहे हैं। ठीक है, अब इसकी कहानी को समझेंगे, लेकिन उससे पहले इसका अपना भी स्टेट मैप जान लीजिए साथियों। यहां पर यहां पर सरकार किसकी है? एन बीरेन सिंह की। एन बीरेन सिंह बीजेपी से बने हुए मुख्यमंत्री हैं, ये भी आप जान लीजिए। सारी तथ्यात्मक डेमोग्राफी, यहां की धर्म का सेंसस क्या है, सब बातें हम चर्चा में करेंगे ताकि आप उस विषय पर बहुत अच्छे से अपनी पहचान और पकड़ बना पाएं। अब जब हम मणिपुर में थोड़ा और अंदर तक जाते हैं तो आपको यहां की राजधानी दिखाई पड़ती है, ये रही इम्फाल। अगर आप इम्फाल को देखें तो असल में क्या है साथियों, ये पूरा क्षेत्र आपको याद होगा ना, मैंने अभी हाल आपसे क्या कहा
भारत में पहाड़ी राज्य हैं, मतलब भारत में पहाड़ बहुत लंबे क्षेत्र से है, मतलब यूं पकड़ लीजिए यहां से लेकर यूं करते हुए भारत में यूं पहाड़ पहाड़ पूरा घुमा हुआ है, यानी ये पूरा हिमालय है और फिर ये हिमालय यूं चक्कर काट करके यूं और आ रहा है। तो इस तरफ भी ना यहां पर भी पहाड़ी इलाका है पूरा। एक तरह से ये समझिए कि इस मणिपुर का लगभग 90%, अब यहीं से सारी बातें समझ में आने लगेंगी आपको, 90% जो क्षेत्र है वो पहाड़ी इलाका है। 90% क्षेत्र कैसा है? पहाड़ी इलाका है। 10% जो क्षेत्र है यहां का वो प्लेनर एरिया है, यानी मैदानी क्षेत्र है। ठीक है साहब। नंबर 1 इंटरेस्टिंग बात समझिए, जो मैदानी क्षेत्र है वो कहां पर है? इम्फाल में है। इम्फाल जो है वो यहां की राजधानी है। अब पहाड़ों में मैदान कैसे होते हैं? जैसे देहरादून को अगर आप देखें तो वो दून है, यानी कि वैली है, घाटी क्षेत्र है। ऐसे ही इम्फाल के साथ है। इम्फाल एक वैली क्षेत्र है, वैली बोले तो घाटी के रूप में स्थित जगह है, प्लेनर एरिया है। इम्फाल जो यहां की राजधानी है वो एक प्लेनर एरिया, यहीं से सारी बातें अब आपके समझ में आने लग जाएंगी। तो इम्फाल एक प्लेनर और मैदानी इलाका है। यहां पर बड़ी मात्रा में जो लोग रहते हैं वो एक विशिष्ट समुदाय से हैं जिनको हम मैती कहते हैं। MEITI, मैती समुदाय से लोग हैं। मैती यहां पर लगभग 53% अपना हिस्सा जनसंख्या का बनाते हैं। मतलब दोबारा समझिए, पूरा मणिपुर है, मणिपुर का 90% हिस्सा पहाड़ी है, 10% हिस्सा मैदानी है। उनमें से भी मैक्सिमम मैदानी क्षेत्र कहां पर है? इम्फाल में है। उस इम्फाल वाली जगह पर अधिकांश लोग कौन रहते हैं? मैती, जो कि पूरे मणिपुर का 53% है। मतलब अगर पूरे मणिपुर में 100 लोग रहते हैं तो 53 लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, इम्फाल वाले क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम धर्म की बात करें तो मैती हिंदू समुदाय से आते हैं, नंबर 1। और दूसरी बात, इन्हें मैती ब्राह्मण भी कहा जाता है। मतलब उन क्षेत्रों में इन्हें ब्राह्मण का दर्जा दिया गया है कि ये ब्राह्मण है। ठीक है, हालांकि इस क्षेत्र में ब्राह्मण वगैरह की इनकी मांग नहीं है या कुछ और ही चल रहा है। चल क्या रहा है अब मैं वो बताता हूं। चूंकि मेजॉरिटी यहां पर मैती है और वो इम्फाल में रहती है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा? इम्फाल में 10% तक का ही मैदानी क्षेत्र है, या यूं कहिए 7-8% का होगा, लेकिन कुल मैदानी क्षेत्र में अधिकांश कहां पर है? इम्फाल में है। यानी 53% जो लोग बाग हैं जो कि मणिपुर में रहते हैं वो केवल 10% भूमि का ही स्वामित्व रखते हैं। ध्यान से समझिएगा, अब यहीं से सारा खेला बिगड़ने वाला है। दोबारा सुनिए, मैती कहां रहते हैं? इम्फाल में रहते हैं। इम्फाल के अंदर, इम्फाल और इम्फाल के आसपास की जो घाटी क्षेत्र है उसमें रहते हैं। ये लोग रिलीजियसली हिंदू हैं। हिंदुओं की संख्या 53% है, लेकिन मैदानी क्षेत्र चूंकि 10% है तो 10% ही इनका क्षेत्रफल एरिया है। इतनी बात समझ में आ गई। बाकी बची पॉपुलेशन 47% है। ये 47% पॉपुलेशन ट्राइबल है, ट्राइब्स हैं। ये ट्राइब्स बोले तो आदिवासी हैं, जिनमें कुकी, नागा ऐसी ट्राइब्स हैं। मैं ट्राइब्स में दिखाऊंगा कौन कौन सी हैं। ये जो 47% ट्राइब्स हैं, ये अलग अलग ट्राइब्स बहुत सारे तरह से अपने गुट बनाकर रहती हैं। आदिवासी जो हैं वो अपने अपने गुट बनाकर यहां पर रहते हैं। उन आदिवासी के गुटों में मेजॉरिटी लोग जो हैं वो ईसाई धर्म की मान्यता रखते हैं। ईसाई धर्म की मान्यता रखते हैं। कुछ एक यहां पर मुस्लिम भी हैं, जो कि या तो बांग्लादेश से माइग्रेट होकर आए हैं, या म्यांमार से रोहिंग्या के रूप में आए हैं, या म्यांमार से म्यांमारी बनकर यहां आए हैं। ठीक है, मेजॉरिटी मैंने आपको बता दी, धीरे धीरे औरों के बारे में बता दी। इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए। फैक्ट यह है कि ये जो 47% जो लोग हैं, इनके पास मणिपुर की 90% जगह का कंट्रोल है। यही इंटरेस्टिंग बात। दोबारा सुनिएगा, मणिपुर में कुल क्षेत्रफल मान लीजिए 100% है, 10% मैदानी क्षेत्र है, मैदानी पर मैती है, मैती के पास 10% क्षेत्रफल है, 53% जनता 10% क्षेत्रफल पर निवास करती है, और 90% जो क्षेत्रफल है उस पर 47% जनता का कब्जा है। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहला कॉन्फ्लिक्ट जो आपको समझ में आना चाहिए वो क्या है? लैंड कॉन्फ्लिक्ट। लैंड कॉन्फ्लिक्ट कैसे? यहां की जनता क्या चाहती होगी? जनता चाहती होगी कि हमारा ये जो 10% वाले जो जगह वाले लोग हैं, इन्हें लैंड अगर चाहिए तो क्या करना होगा? अब यहां का नियम सुनिए। नियम यह है कि यहां के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं
वो अकॉर्डिंग टू लॉ आदिवासियों से यानी शेड्यूल्ड ट्राइब से ही संबंधित हैं। दोबारा सुनिए, 90% के समझदार कौन? 47% लोग। 47% लोग कौन? ट्राइब्स। ट्राइब्स काय में आते हैं भारत के अंदर? एसटी में, शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर आते हैं। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं उनके पास 90% भूमि है, पहाड़ों का अधिकांश हिस्सा उनके पास है। ऐसी स्थिति में इन लोगों की मंशा क्या होगी? मंशा होगी कि साहब हमें जमीन मिले। जमीन कैसे मिले? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ जमीन तो किसकी है? ट्राइब्स की है। इसलिए इन मैती लोगों ने कोर्ट में अपील की और कई सालों से इनका केस चल रहा है कि सर हमें भी ट्राइब्स ही माना जाए, हम मणिपुर के रहने वाले मैती हैं, हमारी भाषा ही मणिपुरी के नाम से जानी जाती है, जो भारत के ऑफिशियल लैंग्वेजेस में 22 भाषाओं में से एक भाषा है। आगे बात समझ में? आपको याद होना चाहिए इनकी ही भाषा है मैती भाषा, मणिपुरी भाषा, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो भारत की 22 हैं शेड्यूल 8 वाली, उनमें से एक भाषा है। क्लियर है? अच्छा, अब सुनिए, तो बोले सर इन्होंने कहां पर केस किया? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से क्या कहा? सर हमें भी किस में शामिल किया जाए? ट्राइब्स में शामिल किया जाए। अब ध्यान से सुनना, मैती ट्राइब में आएगा, ट्राइब में आएगा तो ही तो जमीन पाएगा। ट्राइब में आने के और क्या फायदे हैं? शेड्यूल ट्राइब में आने पर नौकरी में भी रिजर्वेशन मिलता है, नौकरी में रिजर्वेशन मिलता है, कॉलेज में रिजर्वेशन मिलता है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। वो अतिरिक्त चीज है। यहां पर असल में सरकारी नौकरी से ज्यादा जमीन की डिमांड है जो आपको समझनी होगी। अब इस जमीन की डिमांड को लेकर के मैतियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर रखी थी। हाईकोर्ट का रिसेंटली फैसला आया है और हाईकोर्ट ने हाल ही में यहां की सरकार से कहा है कि जल्दी ही मैतियों को एसटी में शामिल करने की योजना बनाई जाए। दोबारा सुनिए, हाईकोर्ट ने क्या कहा है यहां की सरकार को कि मैतियों को ट्राइब्स में यानी शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल करने की योजना बनाई जाए। और सरकार से कहा है, एन बीरेन सिंह की सरकार से, कि आप ऐसी कार्य योजना बनाकर हमें साझा करें और केंद्र से साझा करके मैतियों को शेड्यूल्ड ट्राइब में साझा कर दें। तो अब बताइए, अगर ये लोग ट्राइब में साझा होंगे तो सबसे ज्यादा किन्हें दिक्कत होगी? आंसर है ट्राइब्स को दिक्कत होगी। ट्राइब्स कौन से? जो पहाड़ों पर रहते हैं। कितने परसेंट है वो? 43%। जो 47% जो ट्राइब्स हैं उन्हें दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि अब उनका हक मारा जाएगा। कौन सा हक? जमीन उनसे छीन सकती है, क्योंकि अब प्लेनर एरिया में रहने वाले लोग भी जमीन ले पाएंगे, नंबर एक। नंबर दूसरा, अब नौकरियों में भी मैतियों के द्वारा अपने द्वारा डिमांड की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में उनका नौकरी के ऊपर रिजर्वेशन से भी हक मारा जाएगा। तो अब आप बताइए, जिसको दिक्कत होगी यानी कि जिसे यह लगता है कि मेरा हक जाएगा, वो कौन है? ट्राइब है। इसी वजह से वहां पर ऑल ट्राइब स्टूडेंट यूनियन ATSU नामक एक संगठन ने सभी ट्राइब्स को एक साथ एकत्रित किया और कहा कि इंफाल चलो, मतलब इस क्षेत्र में चलो जहां पर कौन लोग रहते हैं? ये मैती लोग रहते हैं। बुधवार की शाम को वहां पर सब लोग एकत्रित हुए, सबने आंदोलन निकाला। आंदोलन निकाल करके कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ट्राइब सॉलिडरिटी मार्च, यानी कि वो सारी ट्राइब्स एक हो गई और होकर के उन्होंने कहा कि हम लोग एक हैं, हम अपना ट्राइबल हिस्सा किसी को नहीं देंगे, यानी किसी को भी हम ट्राइब नहीं बनने देंगे। ट्राइब नहीं बनने देंगे यानी मैतियों को ट्राइब में शामिल नहीं होने देंगे। और ये जो ट्राइब्स यहां एकत्रित हुई, इन्होंने ही यहां पर इस प्रकार का दृश्य मचा दिया जिसे आप इस समय न्यूज में देख रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यानी ट्राइब्स ने जो नॉन ट्राइबल थे, जो अब ट्राइबल बनने वाले हैं, उनके ऊपर जो अपना विरोध दर्ज कराया, वो विरोध हिंसक हो गया। किसने किसको मारा ये खबर नहीं है। खबर यह है कि इस विरोध ने, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैंने बुक्स का कर दिया, बैच का कर दिया, नेक्स्ट वीक तक सारथी बैच आ जाएगा। 7 दिन के लिए ओपनिंग रहेगी। अभी फिलहाल के लिए डेमो है, आप वहां जाके देख सकते हैं अपनी पाठशाला पर। अपनी पाठशाला पर जो बुक्स अवेलेबल हैं उन बुक्स को आप यूज़ कर सकते हैं। 7 दिन के लिए सेल है उनकी, 7 तारीख तक हम रखेंगे, उसके बाद हम उनका सेल ऑफ कर देंगे। बुक्स आपके सामने है, प्रिंट करने के लिए आपका ऑप्शन उपलब्ध है। लिंक में कमेंट बॉक्स में हमने अपनी पाठशाला एप्लीकेशन दिया हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं पुरुषों के साथ और पुरुष महिलाओं के साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।